नमस्कार। आपके लिए प्रस्तुत है मीरा के पद काव्य सौंदर्य कक्षा 11वीं कोर्स ए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, ग की आवृत्ति की वजह से अनुप्रास अलंकार। अब आप देखिए हर काव्य पंक्ति का अंत ई से हो रहा है, तो ई क्या होता है? स्वर। तो आप कह सकते हैं स्वर मैत्री, अर्थात स्वर में इतनी मित्रता है कि वो बार बार आ रहे हैं। देखिए कोई, सोई, कोई, खोई, बोई, होई, बिलोई, छोई, रोई और मोही। दूसरी पंक्ति देखिए, जाके सिर मोर मुकुट, मोर का मुकुट सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। छांडी दई कुल की कानी, क वर्ण की आवृत्ति की वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दर्शनीय है। कहाँ करी है, कोई में भी अनुप्रास अलंकार प्रयोग हुआ है। अंत में लगा हुआ है, तीसरी पंक्ति के अंत में क्वेश्चन मार्क, मीन्स आप इसको कह सकते हैं प्रश्न शैली भी कह सकते हैं और प्रश्न अलंकार भी कह सकते हैं। प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। संतन ढीग बैठी बैठी, जब एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया जाए और उसका एक ही अर्थ हो तो वहाँ पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनर्जमा उक्ति, दोबारा दोबारा किसी बात को कहना अर्थात रिपीट करना। वैसे ये अनुप्रास का ही हिस्सा है, अनुप्रास अलंकार का ही प्रकार है। बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। लोक लाज खोई, संसार की लाज, तो सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अंसवन जल सींची में बैठी बैठी की तरह ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेल, तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो मैंने आपको ये बताया था अभी, ये कोई, सोई, खोई, बोई, होई में, तो आप इसको तुकांत शब्दावली भी कह सकते हैं। तुकांत शब्दावली अर्थात तुक्के से अंत किया गया है, या फिर आप कह सकते हैं अंतः अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। अंतः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये अनुप्रास अलंकार का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, तो हर पंक्ति का अंत जब एक ही प्रकार से होता है तो वहाँ पर होता है अंतः अनुप्रास अलंकार। अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। आनंद शब्द देखिए कौन सी भाषा का है? राजस्थानी भाषा का है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं मीरा के पदों में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आनंद फल में आनंद रूपी फल लगने लगा है, तो रूपक अलंकार का प्रयोग दर्शनीय है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दूध का अर्थ है यहाँ पर, दूध का यहाँ पे भावार्थ है। दूध किसका प्रतीक है? कृष्ण के प्रेम का, कृष्ण की भक्ति का। और मथनियाँ मीराबाई की भक्ति का। तो यहाँ पर ये दूध और मथनियाँ प्रतीक हैं। दधी किसका प्रतीक है? दधी। और ये घृत, यहाँ पर ये छोई मतलब छाछ, तो छाछ प्रतीक है संसार का, घृत प्रतीक है कृष्ण की भक्ति का। तो यहाँ पर ये प्रतीक हैं, तो यहाँ पर ये कह सकते हो लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, या फिर प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रतीक अलंकार भी कह सकते हो आप। यहाँ पर देखिए एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। तो देखिए देखी यहाँ पर दो बार आया है, तो यहाँ पर आप पद मैत्री भी कह सकते हैं। पद मैत्री यानी कि पदों में इतनी मित्रता है कि बार बार आ रहे हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। इसके अलावा देखिए काव्य सौंदर्य को शिल्प सौंदर्य भी कहा जाता है। काव्य सौंदर्य अर्थात कविता की सुंदरता। तो सबसे पहला देखिए पॉइंट देखिए, श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई की अनन्य भक्ति का प्रमाण मिलता है। दूसरा देखिए इसके अंदर रस, आप रस बता सकते हैं। तो देखिए एक ही पहरे में, एक ही कविता में, एक ही पद्यांश या काव्यांश में बहुत तरह के रस हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी पंक्ति में कौन सा रस है। तो देखिए आप यहाँ पर श्रृंगार रस भी कह सकते हैं, वियोग श्रृंगार रस कह सकते हैं, क्योंकि मीराबाई श्री कृष्ण के वियोग में आंसुएं बहा रही हैं। ये उस पंक्ति से पता लगेगा, अंसुवन जल सींची, तो वियोग श्रृंगार रस आप कह सकते हैं। भक्ति रस आप कह सकते हैं। ठीक है, तारो अब मोही में भक्ति रस है। और शांत रस भी है, शांत रस की छटा दर्शनीय है। नेक्स्ट देखिए,
अनुप्रास अलंकार मैंने आपको बताया, रूपक अलंकार मैंने बताया, अंतः अनुप्रास मैंने आपको बताया, पुनरुक्ति प्रकाश भी मैंने आपको बता दिया, और अन्योक्ति अलंकार से सुंदरता बढ़ गई है। अन्योक्ति अलंकार मतलब जहाँ पर मैंने आपको वो बताया था, दूध दूध बताया था, मथनिया बताया था, दधी बताया था, घृत बताया था, छाछ बताया था, तो वहाँ पर आप उसको अन्योक्ति अलंकार भी कह सकते हो। जो कि मैंने आपको लाक्षणिकता बताया था, प्रतीक शैली बताया था, ठीक है, प्रतीकात्मकता बताया था, वहाँ पर आप अन्योक्ति अलंकार भी कह सकते हैं। यानी कि हम बात तो वैसे दूध, घी और छाछ की कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हम बात किसी और की कर रहे हैं, कुछ और ही अर्थ है, तो अन्योक्ति। ठीक है। प्रश्न, स्वर मैत्री विद्यमान है। स्वर मैत्री मैंने आपको बता दिया, ई से अंत किया गया है हर पंक्ति का, और उसी को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, तुकांत शब्दावली का बहुत बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया गया है, तुक्के से अंत किया गया है। काव्य पंक्तियों में संगीतात्मकता, उसको आप गीतात्मकता भी कह सकते हो, उसको आप लयात्मकता भी कह सकते हो, प्रवाहमयता भी कह सकते हो, और गेयता भी कह सकते हो। ठीक है। तो छात्र छात्राएं अपनी सुविधा के अनुसार या उनको जो अच्छा लगे शब्दों का चयन कर सकते हैं, लेकिन सारे नहीं लिखने हैं, आपने किसी एक शब्द का इस्तेमाल करना है। देखिए, मीराबाई के पदों को, भजनों को, कीर्तनों को गाया जा सकता है। ठीक है। संगीत मतलब म्यूज़िक, गीत, गीत में संगीत तो होता ही है, लय हो, सुर हो, ताल हो, प्रवाह मतलब फ्लो हो जिसके अंदर। ठीक है। और गेयता, गेयता विद्यमान हो। प्रश्न शैली या प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। एक पंक्ति के पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, वहाँ पर हम प्रश्न शैली कह लीजिए या प्रश्न अलंकार कह लीजिए, दोनों में से आपने एक कहना है। फिर है लक्षणा शब्द शक्ति, या लक्षणालंकार भी कैसे कह सकते हैं, या प्रतीकात्मक शैली भी कह सकते हैं। जहाँ पर मैंने दूध की बात की, जहाँ पर मैंने मक्खन की बात की, जहाँ पर मैंने छाछ की बात की, वहाँ पर आ जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति। फिर है सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है, मैंने लोक लाज बताया आपको। ठीक है। दृश्य बिंब या चित्रात्मक शैली बहुत सजीव हो उठी है। देखिए, 5 प्रकार के बिंब होते हैं, मैं आपको अगली जो पीपीटी है उसमें इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने वाली हूँ। दृश्य बिंब, जब मीराबाई ने ये कहा, दूध की बात की, मथने की बात की, मक्खन की बात की, छाछ की बात की, तो हमारे सामने एक चित्र सा प्रस्तुत हो गया। ठीक है। जब मीराबाई ने ये कहा, जाके सिर मोर मुकुट, तो हमें कृष्ण की एक छवि नज़र आने लगी, जिसने सिर पर मोर का मुकुट धारण करके रखा हुआ है। ठीक है। तो हमारे सामने एक दृश्य सा आ गया, एक इमेज आ गई, एक चित्र सा आ गया, तो आप इसको या तो दृश्य बिंब कह लीजिए, या फिर आप इसको चित्रात्मक शैली कह लीजिए, बहुत सजीव हो उठी है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर गुण बता सकते हैं। गुण 3 प्रकार के होते हैं, ओज, माधुर्य या प्रसाद गुण। ठीक है। तो यहाँ पर प्रसाद गुण विद्यमान है। तो अब आप पूछेंगे ये क्या होते हैं गुण, और इनकी क्या डिटेल है, तो ये मैं आपको अगली पीपीटी में समझाने वाली हूँ। दूसरा देखिए, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु, आप ही हो गई साची। यहाँ पर देखिए, दूसरी पंक्ति है जो मैं तो मेरे, तो देखिए म की आवृत्ति है लेकिन जंप करके है, यानी कि म और म के बीच में त आपको दिख रहा है, मैं तो मेरे। तो ये भी अनुप्रास का ही एक हिस्सा है, लेकिन हम इसको कहेंगे 6 का अनुप्रास, यानी कि जब जंप करके आए, जब वर्णों की आवृत्ति वहाँ पर होता है 6 का अनुप्रास अलंकार। आप ही हो गई साची, तो देखिए इन पंक्तियों में भी नाची, साची, नासी, हासी, अविनाशी, तो आप कह सकते हैं अंतः अनुप्रास का प्रयोग किया गया है, या तुकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। लोग कह मीरा भई बावरी, न्यात कह कुल नासी, कुल का नाश करने वाली। ठीक है। तो यहाँ पर भी सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। विष का प्याला राणा भेजिया, भेजिया ये राजस्थानी भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो यहाँ पर अंतिम पंक्ति में शांत रस का प्रयोग किया गया है। शांत रस कहाँ होता है, जो कि ये सुविचार होते हैं, जो उपदेश होते हैं, जो हमें जीवन जीना सिखाएं, जो शिक्षाप्रद जो जितने भी बातें होती हैं, इसमें ये बताया गया है कि जो प्रभु होते हैं, जो वो बहुत ही सहजता से मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर शांत रस की प्रधानता है इस पद में। इसके अलावा जो पहले पद की जो का काव्य सौंदर्य था, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें से लिख सकते हैं, जैसे कि
प्रसाद गुण नहीं, हाँ, प्रसाद गुण विद्यमान है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। जब हमने पहले पंक्ति पढ़ी थी, मीरा पग क्या पंक्ति थी, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, तो उसके अंदर आपके सामने मीरा जो है पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती हुई आपके सामने आई होगी, एक चित्र सा आ गया होगा। तो आप दृश्य बिंब भी कह सकते हैं, चित्रात्मक शैली भी कह सकते हैं। सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है, मैंने आपको बताया था। ठीक है। और रहेगा संगीतात्मकता, गीतात्मकता, लयात्मकता, प्रवाहमयता, गेयता विद्यमान है। तुकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है, अंतः अनुप्रास का प्रयोग किया गया है, या फिर आप उसको स्वर मैत्री भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, छेका अनुप्रास का प्रयोग किया गया है, शांत रस का प्रयोग किया गया है, श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई की अनन्य भक्ति का प्रमाण मिलता है। ये सारे के सारे बहुत सारे पॉइंट जो हैं दूसरे पद में भी सेम ही रहेंगे। ठीक है। तो देखिए अगली पीपीटी देखिए। अब इसके अंदर गुण की बात हुई। इसके अंदर मतलब हर कविता में तीनों गुण नहीं होते हैं, कोई एक गुण होता है। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ इनकी पहचान कैसे की जाती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, थोड़ा थोड़ा सा बताऊँगी ताकि आपको थोड़ी सी पहचान करनी आ जाए। देखिए, काव्य गुण, प्रसाद, माधुर्य और ओज। सबसे पहले मैं आपको ओज के बारे में बताती हूँ। ओज काव्य गुण कहाँ होता है? जहाँ पर वीरता की बात आई, देशभक्ति की बात आई, जिन पंक्तियों को पढ़ के हमारे मन में जोश की बात आ जाए, उमंग, उल्लास, ये सब कुछ आ जाए, वहाँ पर होता है ओज गुण। ज़्यादातर ये देशभक्ति की कविताओं में प्रयोग होता है। ठीक है। फिर है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण के अंतर्गत आपका श्रृंगार रस, हास्य रस, ये आ जाएगा। ठीक है। और ये देखिए आपका प्रसाद गुण। प्रसाद गुण बहुत ही सरलता से समझ में आ जाता है, मतलब जिन काव्य पंक्तियों को पढ़कर हमें बहुत ही आसानी से अर्थ समझ में आ जाए, वहाँ पर होता है प्रसाद गुण। ठीक है। तो हमें मीराबाई के पद की व्याख्या करने में इतनी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, तो हम कह सकते हैं प्रसाद गुण विद्यमान है। ठीक है। अब देखिए शब्द शक्ति। शब्द शक्ति होती है 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। अभिधा, अभिधा मतलब जो बात जैसे कही जाए और उसका अर्थ वैसा ही हो, वहाँ पर होता है अभिधा शब्द शक्ति, यानी कि मुख्य अर्थ का बोध करवाने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। उदाहरण से समझ में आएगा, जैसे कि हम कहें सूर्य पूरब से निकलता है, बिल्कुल सच्चाई है, कोई इसमें मनगढ़ंत कोई बात नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई व्यंग्य नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सीधी सादी सी बात है। जैसा मैंने कहा आपने भी वैसा ही अर्थ ग्रहण किया। ठीक है। तो ये हो गया आपका अभिधा शब्द शक्ति। एक होती है लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति में आएगा लक्षण के आधार पर जब हम अर्थ ग्रहण करें, लक्षण के आधार पर जब हम अर्थ ग्रहण करें, वहाँ पर होती है लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मूर्ख है और हम उसे कह देते हैं ये तो निरा गधा है, गधा, तो वो सचमुच में गधा नहीं होता है, उसकी मूर्खता वाले लक्षणों के कारण हमने उसको गधा कहा। या फिर कोई आदमी बहुत ज़्यादा लंबा है तो हम कह देते हैं वो देखो ऊँट खड़ा है, ऊँट, या कह देते हैं वो देखो खंबा खड़ा है, खंबा। ठीक है। तो वो सच में खंबा या ऊँट नहीं है, उसके लंबाई वाले गुणों के कारण हम उसे ऊँट या खंबा कह देते हैं। ठीक है। ये होती है लक्षणा शब्द शक्ति। फिर तीसरी है व्यंजना। तो ना तो मुख्य अर्थ के आधार पर और ना ही लक्षण के आधार पर, ना ही मुख्य अर्थ के आधार पर और ना ही लक्षण के आधार पर जब हम व्यंग्य के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे कि कई बार हम बहुत ही पतले से व्यक्ति को कह देते हैं तू तो बड़ा पहलवान है, पहलवान। ठीक है। या फिर बहुत ही पतला आदमी हो या बहुत ही ज़्यादा मोटा आदमी हो, उसको हम कह देते हैं तू तो सुक्कड़ हड्डी है। ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा लेट आया हो, हम कहते तू तो बहुत जल्दी आ गया। या फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप 10th क्लास में करके आए होंगे सूरदास के पद, उसमें गोपियाँ उद्धव को कहती है तुम बहुत भाग्यवान हो। क्या वो सचमुच में उसे भाग्यवान कहना चाहती थी? कहना चाहती कि भाग्यहीन है, लेकिन कह रही भाग्यवान है, तो यानी कि वो उस पर व्यंग्य ही तो कर रही है। तो वहाँ पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है। अभिधा, जो चीज़ जैसी हो वैसी ही कही जाए, जो चीज़ जैसी कही जाए हम उसका अर्थ भी वही लें।
ठीक है। लक्षण के आधार पर हम उसका अर्थ ग्रहण करें। तीसरा, व्यंग्य के आधार पर हम उसका अर्थ ग्रहण करें, वहाँ होती है व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए बहुत गहराई से नहीं बता रही हूँ, ठीक है, बस बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ढूंढने में आसानी हो जाए, ठीक है। तीसरा है बिंब। बिंब के बारे में मैं आपको बताती हूँ। हमारी 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है, इंद्रियाँ होती हैं हमारी, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। जो आँख से संबंधित है उसे बोलते हैं दृश्य या चक्षुक बिंब। चक्षुक बिंब, चक्षु मतलब आँखें। श्रव्य, श्रव्य यानी कि सुनना, कानों से सुनते हैं, तो कानों से संबंधित जो बिंब है उसे कहते हैं श्रव्य बिंब। घ्रातरी, घ्रातरी का अर्थ होता है सूंघना, जो सूंघने से रिलेटेड है वो हो गया घ्रातरी बिंब, जो हमारे नाक से संबंधित है। स्पर्श बिंब, स्पर्श होता है टच करना, ठीक है, तो जो छूने से संबंधित है वो हो गया स्पर्श बिंब। और आस्वाद्य यानी कि स्वाद से संबंधित है, जो हमारी जीभ से संबंधित है उसे कहते हैं आस्वाद्य बिंब। तो बिंब होता क्या है, एक इमेज, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया था मीरा के पदों में दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। आपकी आंखों के सामने एक दृश्य सा आ गया, ठीक है, जैसे कि मैं अभी ऐसे कहने लगूं कि मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं, अचानक से तूफान आ गया, पत्ते गिरने लगे, अचानक से बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, ठीक है, एकदम से आपके आगे से काली बिल्ली निकल गई, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं आपके सामने एक सीन क्रिएट करूं और आपकी आंखों के सामने वो इमेज भी आ जाए, वो दृश्य भी आ जाए, तो उसे कहते हैं दृश्य बिंब, ठीक है। और मोस्टली कविताओं में ये होता है, दृश्य बिंब होता है। कवि जो हमें दिखाना चाहता है वो हम देख पाते हैं, हम इमेजिन कर पाते हैं, जो हमें दिखाना चाहता है हम देख पाते हैं उसको, ठीक है। तो दृश्य बिंब ये अधिकतर कविताओं में विद्यमान रहता है। फिर है श्रव्य बिंब, सुनने से संबंधित है। 12वीं कक्षा में एक कविता है पतंग, उसमें है साइकिल, शरद ऋतु आ रही है, घंटी बजाते हुए, तो जब साइकिल की घंटी की बात करते हैं टन टन, तो हमें हमारे कानों में सुनाई देती है। हम मंदिर की घंटियों की बात करें, ठीक है, चिड़ियों की चहचहाट की बात करें, कल कल करके नदियाँ बह रही हैं तो हमें उसके पानी के चलने की आवाज़ आ रही है, पत्ते फड़ 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 करके हिल रहे हैं, ठीक है। तो या करताल कह लो, हाथों की जो गड़गड़ाहट है, तालियां हैं उसकी गड़गड़ाहट की आवाज़ है, हाथियों की चिंगाड़ है, बादल गर्जना कर रहे हैं, शेर दहाड़ रहा है, तो जो साउंड है, वो जो साउंड जो हमारे कानों में गई, तो वहाँ पर होता है श्रव्य बिंब। फिर है घ्रातरी बिंब। घ्रातरी अर्थात सूंघने से संबंधित है, ठीक है। सूंघने से किसी स्मेल की बात करें कि बहुत ही दुर्गंध आने लगी वहाँ पर, या बहुत ही फूल में बड़ी अच्छी खुशबू है, बड़ी अच्छी खुशबू है गुलाब के फूल में होती है, तो वो जो सूंघने से संबंधित है, या किसी पकवान की खुशबू भी हो सकती है, तो वहाँ पर हो जाता है घ्रातरी बिंब। जैसे कि बरसात के बाद जो मिट्टी है उसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है, कभी कुछ ऐसी पंक्तियाँ कह रहा हो तो हमें भी वो सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे सच में, तो वहाँ पर होता है घ्रातरी बिंब। स्पर्श बिंब, स्पर्श होता है टच से संबंधित। मान लीजिए मैं कहूँ कि एक खरगोश हाथ में उठाया है, उसके जो फर है, उसके जो बाल हैं बहुत ही मुलायम हैं, या मैं कह दूँ लकड़ी बड़ी कठोर है, कपड़ा बड़ा मुलायम है, ठीक है, तो किसी भी तरीके का टच हो सकता है, तो वो होता है स्पर्श बिंब। आस्वाद्य, जीभ से संबंधित है। मान लीजिए मैं कहूँ बड़ा ही ये जो खाना है बड़ा लाजवाब है, बड़ा ही टेस्टी है, इसका ऐसा टेस्ट है, इसका खट्टा टेस्ट है, इसका नमकीन टेस्ट है, ठीक है, मुंह में पानी आ गया, ऐसे ऐसे जो स्वाद से संबंधित होते हैं वो होते हैं आस्वाद्य बिंब, ठीक है। ये बहुत ही मैंने बेसिक बेसिक सी बातें आपको बताई है कि आज आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ें भी होती हैं, कम से कम आपको इनके नाम पता चल जाए। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। काव्य गुण होते हैं 3, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण। शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं? 3, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। बिंब कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारी 5 सेंसेस से रिलेटेड है, 5 इंद्रियों से संबंधित है, तो दृश्य, श्रव्य, घ्रातरी, स्पर्श और आस्वाद्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।